राष्ट्रपति मुर्मू आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर बाबा बैद्यनाथ धाम के करेंगे दर्शन। हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। कश्मीर में G20 मीटिंग का आखिरी दिन आज। LG सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जल्द दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेस में शुमार होगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने पर आज कोर्ट में सुनवाई। सांसदी जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर किया था। 28 मई को जाएंगे अमेरिका। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामले के एक साथ सुने जाएंगे फैसले। वाराणसी कोर्ट का फैसला, सारे मुकदमों का नेचर 1। 7 जुलाई को होगी सुनवाई। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ में सुबह से तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। चित्रकूट के 48 डिग्री तापमान, गोरखपुर में सिर्फ 31 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फर्रुखाबाद दौरा है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे डिप्टी ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे फर्रुखाबाद। डिप्टी सीएम शाम 5:30 बजे बीजेपी कार्यालय में करेंगे बैठक। आवास विकास स्थित कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 6:25 पर फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक होगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। फतेहगढ़ PWD गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद सुबह 8:30 बजे डिप्टी सीएम विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फर्रुखाबाद का दौरा है, जिसमें वो शाम 4 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज फर्रुखाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम 5:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे। आवास विकास स्थित कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी। फिर 6:25 पर फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में पहुंचेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। फतेहगढ़ PWD गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम करेंगे रात्रि विश्राम। डिप्टी सीएम विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फर्रुखाबाद का दौरा है, आपको बता दें। खबर बिजनौर जिले से है, जहां पर आंधी तूफान का कहर जारी है। बाइक पर पेड़ गिरने से पति की मौत हो गई, पत्नी घायल बताई जा रही है। आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़े कई पेड़ टूट करके जमीन पर गिर गए। कई जगह यातायात इससे प्रभावित हो गया, लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि जिले में आंधी तूफान का कहर जारी है। पेड़ों की चपेट में आकर के बिजली के तार टूट गए हैं। कई इलाकों में रात भर बिजली नहीं रही। जिले में आंधी तूफान का कहर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पेड़ों की चपेट में आकर के कई बिजली के तार टूट गए, जिससे रात भर बिजली बाधित रही। बिजली लाइन को दुरुस्त कराने का काम भी शुरू किया गया है। कई इलाकों में रात भर बिजली बाधित रही है। बिजली लाइन को दुरुस्त कराने का काम शुरू किया गया है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे, जहां पर आंधी तूफान का कहर जारी है। पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि पति की मौत हो गई, तो वही पत्नी घायल बताई जा रही है। जिले बिजनौर में आंधी तूफान का कहर जारी है। खबर औरैया से, बदमाश और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान, वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। 20,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल बदमाशों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश शंकरा समेत एक और बदमाश गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों पर दर्ज हैं लूट, गौकची जैसे कई मुकदमे। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गड़िया ब्रिज के पास मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश शंकरा समेत एक और बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि
दोनों बदमाशों पर दर्ज हैं लूट, गौकशी जैसे अन्य कई सारे मुकदमे। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गड़िया ब्रिज के पास मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि औरैया से खबर है, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ की गई थी। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। बदमाश शंकरा समेत एक और बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों पर दर्ज हैं लूट, गौकशी जैसे कई सारे गंभीर मुद्दों। आपको बता दें कि अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गड़िया ब्रिज के पास ये मुठभेड़ हुई थी। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश शंकरा के पैर में गोली लगी है। उसके साथ एक अन्य बदमाश भी गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि गर्मी के सीजन को देखते हुए उनका विभाग पूरी तरह से तैयार है और किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं आने देगी जाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली को लेकर के व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है और कल ही प्रदेश पे 19 करोड़ 33 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई है, जो कि लगभग 9700 मेगावाट बनती है, जबकि पिछले वर्ष से अधिकतम 12,000 मेगावाट तक दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ेगी, लेकिन तब भी ये ज़रूरत अधिकतम 12,000 मेगावाट ही होती है और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बिजली की पोजीशन जो है हमारे बहुत बढ़िया चल रही है। इस वक्त हमारी रोज़ की जो कंजम्पशन है, कल की हमारी 19 करोड़ और 33,000 यूनिट थी, मतलब 19.33 करोड़ यूनिट, 19 करोड़ 33 लाख समझो। कल हमारी एक दिन की कंजम्पशन थी, जिसे मोटा मोटा अंदाज़ा करो 9,700 मेगावाट। और पूरी हमारी जो लास्ट ईयर के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन थी वो 12,185 मेगावाट। तो हम पे 11-12,000 मेगावाट रहती है, अभी 9,000 है। मैं समझता हूँ अगले महीने में जाके जून जुलाई में जब ट्यूबवेल ऑन हो जाते हैं, पूरी गर्मी पड़ती है, तो 2 महीने सबसे ज़्यादा गर्मी के होते हैं। आरबीआई की ओर से 2000 के नोटों का चलन बंद किया जा रहा है। वहीं बैंकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जिससे बैंकों में अब आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। वहीं हमारी टीम ने अलग अलग बैंकों में और सब्जी मंडी में दौरा किया, जहां पर लोग बैंकों में 2-2 हज़ार के नोट अपने खातों में जमा करवा रहे हैं। वहीं 30 सितंबर तक जनता अपने बैंकों में 2000 के नोटों को बदल सकेगी। वहीं मोगा में कई बैंकों में तो अलग से काउंटर भी खोल दिए गए हैं। वहीं हमने सब्जी मंडी के दौरे किया तो दुकानदारों ने कहा कि पहले भी कभी हमने 2000 का नोट देखा ही नहीं, लेकिन पिछले दिनों से हमारे पास हर रोज़ 3 से 4 नोट 2000 के आ रहे हैं। वहीं हमने बैंक में जमा करवाए हैं, इसकी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सर, आरबीआई की स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस अभी ये आई हैं कि 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आप नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, एक्सचेंज प्लस जमा करवा सकते हैं। जमा आप जितने मर्जी करा सकते हैं, जैसे आप पहले करवाते आए हैं उसी तरह से आप अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। और एक्सचेंज में एक पर इंस्टेंस 20,000 रुपये आप चेंज करवा सकते हैं और 10 नोट 2000 के 20,000 रुपये एक इंस्टेंस में करवा सकते हैं। तो सर वो डेली कस्टमर करवा सकता है या सिर्फ एक सर पर इंस्टेंस, मतलब एक बार लाइन में लग के करवा के फिर दोबारा लाइन में लग सकता है, वो करवा सकता है, कोई इशू नहीं है। 5 बार लाइन में लग हाँ सर, तब भी करवा सकता है। अगर आप बात करें आपके बैंक के कस्टमर हो या अदर बैंक का भी आके यहाँ पे सर किसी भी बैंक का हो, सबके लिए एक्सचेंज के लिए सेम रूल है। वो हमारे बैंक का हो या किसी और बैंक का हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हों का कोई है अपना इन्ना माड़ा नहीं लगे, बिल्कुल सही है। मेरे को 2 नोट 2000 के सीगे, वो मैं आके इन्हों गल की, कहते बोचर भर के जमा करा दो बस। ना कुछ नहीं मंगया इन्होंने। मैं तो इन्हों कोई तकरीबन 5-6 साल तो डील कर रहे हैं,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ घरों बुला के साइन करा के लेके आते, इन्होंने बंदे इन्ना अप्लाई करते हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब पुलिस के जवान आए दिन अपने कारनामों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। ताज़ा मामला गुरदासपुर से सामने आया है, जहां पर गुरदासपुर में आयोजित एक शिल्प मेले में एक पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का शान दिखाते हुए गाली गलौज कर रहा था और गाली गलौज करके खा भी रहा था बेचारा फेरी वाला और आम जनता, जिसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मी का विरोध किया और जब पुलिसकर्मी अपना वाहन लेकर के भागा तो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की। लाइन पर दिखाई देते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी अमनदीप सिंह ने बताया कि जवान को लाइन हासिल करके उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर यह आरोपी पाया जाता है तो इस जवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਰਦੋ ਛੰਨੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ, उन्हें वर्दी पाई हुई सी, उन्होंने पब्लिक नाल वधिया वतीरा अपनाउणा चाहिए सी गलबात करन दा। कुछ सर इन्हें गोलगप्पे खाधे ही, मैं सर गोलगप्पे खाधे ते पैसे दे दो जी। इन्हें सर थोड़ी डिंग कीती दी ही, इन्हें डिंग दे विच कहंदे किन्ने जी, मैं 20 रुपए होए, किन्ने दाने रखे, मैं 6 दाने रखे आ जी। ठीक है जी, देता जी, एक दाना ही वध रहा लै जी, भाई तू दाना खा दे, तू जा पीस खा के तू जा। कहंदा पापड़ी दे दो, मैं लो जी पापड़ी जी। कोई पिछू आए बंदे, उन्हें इहदी वीडियो बनाई, वीडियो बनाते बनाते इहदे उपर नैट ते चाढ़ती। हाँ ना कोई लैन देन नहीं, इहदा की हिसाब किताब कुछ नहीं हैगा। गुरदासपुर के मोहल्ला शहजादा नंगल में एक युवक विक्रांत मसीह और उसकी प्रेमिका नेहा द्वारा जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। विक्रांत मसीह ने अपने रिश्तेदार को बाहर जाने के लिए रुपए दिए थे, लेकिन उसके प्रतिनिधियों ने ना तो उसे विदेश भेजा और ना ही उसका पैसा लौटाया, जिससे युवक काफ़ी परेशान था और धारीवाल के पास जाकर के अपनी प्रेमिका नेहा को बताया था कि उसने कोई पदार्थ निगल लिया है, जिससे बाद में उसकी प्रेमिका नेहा ने भी जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है तथा मृतक युवक के 4 परिजनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਫੁੱਫੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਸੇ ਦੁੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟੇ ਤੇ ਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਕੋ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਜਰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
पहलवानों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हो चुका है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पहलवान बीते 1 महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। धरने का 1 महीना पूरा होने पर पहलवानों ने इंडिया गेट पर ही कैंडल मार्च निकाला। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि शायद ये देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण अभी भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विनेश फोगाट को मंत्रा तक कह डाला। कैसे निपटेगा मसला? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। खाप पंचायत में सरकार को 21 मई तक पहलवानों के मुद्दे पर एक्शन लेने का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस पूरे विवाद के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट को लेकर भी बयान दिया है। बीजेपी नेता सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट कराने के चैलेंज को बजरंग पुनिया ने स्वीकार कर लिया। पुनिया ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कोच विनोद तोमर, जितेंद्र और धीरेन्द्र का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बीती 4 मई को धरने पर बैठे पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते गए मेडल को वापस कर देंगे। पहलवानों का आरोप है कि 3 मई की रात दिल्ली पुलिस के जवानों ने धरने पर बैठे पहलवानों के साथ मारपीट की और इस हाथापाई में कुछ पहलवानों के सिर में चोटें भी आईं। अगले दिन विनेश फोगाट ने ऐलान किया था कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए सभी मेडल लौटाएंगे। विनेश फोगाट ने कहा था कि हमें अपमानित किया जा रहा है, जमीन पर घसीटा जा रहा है और ऐसे में हम अपने सभी मेडल लौटा देंगे। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा था कि अगर ऐसे ही सम्मान हुआ तो हम मेडल का क्या करेंगे, हम वो मेडल लौटा देंगे भारत सरकार को और इससे अच्छा तो हम सामान्य जीवन जी लेंगे। दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता कि ये लोग पद्मश्री हैं और उस समय इन्हें ये अवार्ड नहीं दिखते जब ये लोग हमें मारते हैं। वहीं महावीर फोगाट ने भी द्रोणाचार्य अवार्ड वापस लौटाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो मैं भी द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं रखूंगा और उसे लौटा दूंगा। उन्होंने जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों पर हुए हमले को निंदनीय बताया था और धरने पर बैठे पहलवानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है, जिनमें से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, INLD और बीजेपी और जेजेपी शामिल है। कई पार्टियों का पहलवानों को समर्थन। अब तक कई नेता पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। जंतर मंतर में पहलवानों के समर्थन में पहुंचे नेता। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने की पहलवानों से मुलाकात। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे जंतर मंतर। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का भी पहलवानों को समर्थन।
शैलजा कुमारी, अभय चौटाला भी पहलवानों से मिले। ओपी चौटाला, सचिन पायलट भी पहलवानों से मिले। है ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच जनवरी 2023 से ही विवाद जारी है। बीते 23 अप्रैल से पहलवान खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में आ गए और जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, लेकिन उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रजभूषण से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। पहलवान ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की लगातार मांग की जा रही है। जहां एक और पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं ब्रजभूषण की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी उन पर कार्रवाई न होने और सभी को हैरत में डाले हुए है। वहीं ब्रजभूषण के विवादित बयान लगातार जारी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पर मऊ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज तक नहीं बता पाए कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उन्होंने ये भी कहा ये जो मुकदमा है वो बैड टच एंड गुड टच का है, ये छुआछूत का मुकदमा है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जैसे मंथरा ने रोल प्ले किया था, कैकेयी ने रोल प्ले किया था, वैसे ही विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर आई हैं। पहले हजारों पहलवान धरना दे रहे थे और अब सिर्फ 3 पति और 3 पत्नी धरना दे रहे हैं। हम इस मंथरा को भी धन्यवाद देंगे जब परिणाम आ जाएगा। ब्रजभूषण के बयान पर विनेश फोगाट ने भी पलटवार किया। विनेश फोगाट ने कहा कि हम 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण घर पर आराम से हैं, हम कठिनाइयों के बावजूद यहाँ हैं। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि फैसला करेंगे कि किसका नार्को टेस्ट होगा या नहीं। नार्को ब्रजभूषण का होना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। विनेश फोगाट ने कहा कि वो महिलाओं का अपमान कर रहा है, ये सब छुआछूत की बात करके। उनके भी घर में माँ, बेटी और लड़कियां हैं। अगर उनके साथ ऐसी घटना होती तो क्या वो छुआछूत की बात करते? वो टीवी पर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो सोचिए बंद कमरे में कैसे लड़कियों के साथ बर्ताव करते होंगे। इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर से धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। इस पर पलटवार करते हुए विनेश फोगाट ने कहा था कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट हो। जिन जिन लड़कियों ने शिकायतें की हैं वो सब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाइव होना चाहिए। ब्रजभूषण को हीरो ना बनाया जाए। इसके खिलाफ 7 लड़कियों ने शिकायत दर्ज की है। जिन लड़कियों ने शिकायत दी है वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं।
भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में रैली कर अपनी ताकत दिखाएंगे। 7 महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस रैली को डैमेज कंट्रोल की उनकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच बीजेपी की अयोध्या इकाई ने ब्रजभूषण की इस रैली से दूरी बना ली है। अयोध्या के राम कथा पार्क में ब्रजभूषण ने जन चेतना महारैली बुलाई है। इसमें कई राज्यों से साधु संतों के जुटने के दावे किए जा रहे हैं और इसके अलावा शिक्षा, कानून और सामाजिक क्षेत्र से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में FIR दर्ज होने के बाद ये ब्रजभूषण की पहली बड़ी रैली होगी। रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए वो गोंडा के अलावा लगातार अयोध्या, बस्ती, बहराइच सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में FIR दर्ज होने के बाद ये ब्रजभूषण की पहली बड़ी रैली होगी। रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए वो गोंडा के अलावा लगातार अयोध्या, बस्ती, बहराइच सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में बीजेपी के स्थानीय नेता का कहना है कि पार्टी इस रैली से नहीं जुड़ी है और इस संबंध में नेतृत्व से कोई आदेश नहीं मिला है। पार्टी स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता तभी जुड़ेंगे जब नेतृत्व का निर्देश मिलेगा। उधर सांसद ब्रजभूषण के समर्थकों का कहना है कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। रैली में सिर्फ साधुओं, बुद्धिजीवियों से चर्चा होगी। उनका कहना है कि जो लोग झूठे आरोप लगाते हैं उन पर वर्तमान में मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन सजा उनके अपराध के हिसाब से नहीं है। रैली में ऐसे मामलों में झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानून में संशोधन करने की मांग उठाई जाएगी। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट चैलेंज का पहलवानों ने सोमवार को जवाब देते हुए खुद को नार्को टेस्ट के लिए तैयार बताया था। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कहा था कि सिर्फ वही नहीं, ये सभी महिला पहलवान टेस्ट के लिए तैयार हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देश के कई शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो इस लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ही हरियाणा में एक बैठक होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही महिला महापंचायत होगी। पहलवानों ने मंगलवार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है, पिंड में भांगड़ा मचल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है। पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग श्रीनगर में करा करके भारत ने पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा का ध्वस्त कर दिया है। भारत के निमंत्रण पर 17 देशों के 60 डेलीगेट्स कश्मीर पहुंचे हैं। भारत के इस मूव से दुनिया में कश्मीर के सुरक्षित होने का संदेश जाएगा और भारत को इससे काफी फायदा मिलेगा। आखिरकार इस समिट से पाकिस्तान और चीन क्यों बौखलाया है? कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपोगंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला है जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। भारत के इस दांव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपोगंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की थी। ड्रैगन ने कहा था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ 2 देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई और इन चंद देशों को छोड़ दे तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई और यहां से 16 डेलीगेट्स भारत पहुंचे। श्रीनगर में हो रही G20 की ये बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है और इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली 2 मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी और इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देख सकेगी। G20 के बारे में मैंने ये बोला था कि श्रीनगर वुड हैव नेवर लुक्ड बेटर और आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट श्रीनगर इससे खूबसूरत कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लगता है कि G20 और ऐसी सारी मीटिंग्स होती हैं, उससे क्या होता है कि जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छी होती है कि जैसे यहाँ सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होंगे, यहाँ के सारी रोड्स के लिए अगर काम किया जाएगा तो फॉरेनर्स यहाँ से जाएंगे, बाहर जाएंगे, उनको लगेगा कि यार कि ये चीज़ अच्छी हैं तो वो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि है ना आप यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद, कदम रखने के बाद जब ये नज़ारे देखे तो ऐसा लग रहा था इससे बेहतर कुछ है ही नहीं दुनिया में। इससे मतलब ये जन्नत वाली फीलिंग। कोई सरकारी फंक्शन नहीं बल्कि आवाम का फंक्शन है, समिट है और इसके लिए हम लोग पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एयर के लिए हम लोग एंटी ड्रोन इक्विपमेंट लगा रहे हैं, उसमें एनर्जी का हेल्प ले रहे हैं, आर्मी का हेल्प ले रहे हैं और वाटर बॉडी के लिए, डल के लिए हम लोग मार्कोस की टीम को लगाएंगे, अपना पुलिस का भी टीम रहेगा और पूरा 3 टायर सिक्योरिटी में पुलिस, CRP, BSF, SSB को डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग और पूरा इसको सफल, इंसिडेंट फ्री और स्मूथली कंडक्ट कराएंगे। कौन कौन से देश शामिल? G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा शामिल। चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया शामिल। इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब शामिल। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की भी है शामिल। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल।
दरअसल पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में G20 बैठक के सफल आयोजन से दुनिया में इस बात की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात में काफी सुधार आया है। पाकिस्तान किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि दुनिया के सामने ये संदेश जाए कि कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होने लगे, और इसकी वानगी तब भी देखने को मिली थी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत में आकर अपना दिवालियापन दिखाया था। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। पाकिस्तान शुरू से ही दूसरे देशों से कश्मीर में हो रही G20 समिट में भाग न लेने की अपील कर रहा था। पाकिस्तान से गहरे रिश्तों को देखते हुए चीन ने पहले ही उसकी बात मान ली थी, और बात मानने के पीछे की वजह पाकिस्तान में चीन के भारी भरकम निवेश हैं। चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता ताकि उसके प्रोजेक्ट आसानी से चलते रहें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की बैठक का विरोध करते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। कश्मीर को लेकर तुर्की पहले ही भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाता आया है। हालांकि भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की जो सहायता की थी, इससे ये माना जा रहा था कि तुर्की भारत का साथ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अपील के बाद आखिरकार तुर्की ने भी इस मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सऊदी अरब ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और इससे लग रहा था कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा, लेकिन आखिर वक्त पर सऊदी ने भी ना शामिल होने का फैसला लिया, और इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान के मुस्लिम देशों से की गई अपील भी हो सकती है। ऐसे हुआ G20 का गठन। G7 देशों ने ही G20 का गठन किया था। बर्लिन में हुई थी G20 की पहली बैठक। दिसंबर 1999 में G20 की पहली बैठक हुई थी। जापान में G20 का 14वां शिखर सम्मेलन होगा। जापान के ओसाका में 14वां G20 सम्मेलन होने वाला है। 28-29 जून के बीच होने वाला ये शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भारत के शेरपा होंगे, और शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। श्रीनगर में कई दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार तैयारियां की जा रही थी। पूरे शहर में कलरफुल पोस्टर लगाए गए जिनमें सरकार की योजनाओं का जिक्र है। उन देशों के पोस्टर भी लगे जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर में इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई थी। डल झील से लेकर जबर वन की पहाड़ियों का हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए। सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ के मार्कोस कमांडो तैनात किए गए, और इन कमांडोज की टीम कई दिन से सुरक्षा ड्रिल कर रही है, और इसके अलावा मरीन कमांडो के साथ एनएसजी के कमांडो भी तैनात किए गए। झील में हथियार बंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पुलिस ने भी मुकम्मल तैयारी की थी। सुरक्षा बलों के जवानों को खास आई कार्ड इशू किए गए थे। इस मीटिंग के तहत पहले ये प्लान बनाया गया था कि विदेशी मेहमानों को घाटी के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग ले जाया जाएगा, और यहाँ विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर की खूबसूरती के दीदार कर सकेंगे। लेकिन मीटिंग से पहले ही गुलमर्ग के उस होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जहां विदेशी मेहमान रुकने वाले थे। उसने पूछताछ में बताया कि इस होटल पर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की योजना है, और ये पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर बनाया गया था। इतनी बड़ी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, और उन्होंने विदेशी पर्यटकों के गुलमर्ग जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया था। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि आतंकियों का मकसद विजिट के दौरान होटल में घुसना और वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना था, और इस पूरे हमले को मुंबई हमले की तर्ज पर ही अंजाम दिया जाना था।
जिसमें आतंकियों ने कई मेहमानों की जान ले ली थी और कईयों को बंधक बना लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले की योजना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बनाई थी। पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स के आतंकी तनवीर अहमद राठौर ने घाटी में आतंकी हमले की साजिश रची थी। कुल मिलाकर भारत की ओर से आयोजित इस समिट से चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। क्या है G20? ये एक ऐसा समूह है जिसमें 19 देश हैं और 20वां यूरोपीय संघ है। साल में एक बार G20 शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें राज्यों के सरकार प्रमुखों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। ये सभी मिलकर दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा बनाते हैं और इन देशों का वैश्विक व्यापार में हिस्सा भी 80% है। दुनिया की 2/3 आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 का विस्तार। जम्मू कश्मीर से भारत ने G20 की बैठक का आगाज कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 की बैठक की जा रही है। मंगलवार को इसका दूसरा दिन है। कश्मीर में होने वाले इस बैठक से केंद्र शासित प्रदेश को काफी फायदे मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक की सफलता को देखकर चीन और पाकिस्तान तिलमिला उठा है। कश्मीर में हो रहे इस बैठक के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस साल 2 करोड़ के करीब लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर को वादियों का शहर कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती को ना तो कभी शब्दों में पिरोया जा सकता है और ना ही किसी तस्वीरों में बयां किया जा सकता है। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। फिर कश्मीर के लिए एक ऐसा वक्त आया है जहाँ लोग इसकी खूबसूरती से रूबरू होने से डरने लगे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों के बीच कश्मीर की ये खूबसूरती छिप गई थी। लोग यहाँ आने से हिचकिचाने लगे थे। दशकों बाद एक बार फिर से कश्मीर वही पुराना कश्मीर बनता नजर आ रहा है। कश्मीर में फिर से लोगों का आवागमन शुरू हो रहा है। आए दिन होने वाले आतंकी हमलों और धमाकों से लोगों में एक दहशत बनी हुई थी। मोदी सरकार ने 370 लाकर इस दहशत के बादल को हटा दिया है। G20 बैठक में भी मोदी सरकार के इस सफलता का एक उदाहरण है। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर पर कब्जा करने के लिए नए नए पैतरे आजमाता रहता है। कभी ड्रोन से तो कभी अपने पाले में हुए आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश करता रहता है। इन सब के बीच भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया और धीरे धीरे कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। पाकिस्तान ने कई बार पूरी दुनिया के सामने कश्मीर को हथियाने का राग अलापा और इस बीच जम्मू कश्मीर में G20 जैसा बड़ा आयोजन करके अन्य देशों के प्रतिनिधित्व को यहां बुलाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से देश के बड़े मुद्दों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। इसका नतीजा ये रहा है कि देश की जनता ने भाजपा को भरपूर साथ दिया है। पिछले 6 महीने में हुए राज्यों के चुनाव में बीजेपी के नेशनल मुद्दे विधानसभा चुनाव में कारगर साबित नहीं हुए। दिसंबर 2022 में भाजपा को हिमाचल प्रदेश की सत्ता गंवानी पड़ी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब कर्नाटक में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव के भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति बदल रही है। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी नेशनल मुद्दों के लिए साथ साथ लोकल मुद्दों के भी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है ताकि जीत हासिल कर सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।